हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही रेलवे जीडीसी का एग्जाम होने वाला है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास। आइए देखते हैं। दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्हें फादर ऑफ एएसआई कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, और जो इससे संबंधित युग है उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बात करें ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ये त्रिभुजाकार और नगरीय सभ्यता थी। इसमें जो बसने वाले लोग थे वो नगरीय सभ्यता से संबंधित थे। बात करें इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए बात करें उत्तर में हमारा मांडा जो है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, वहाँ तक था। बात करें पूर्व में, तो पूर्व में हमारा आलमगीर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर था। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान के सुतका गंगटोक तक था। किन किन नदियों के किनारे ये बसे हैं, तो देखिए बात करें जो हमारा मांडा है, मांडा हमारा बसा हुआ है चिनाब नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उसके किनारे पर बसा हुआ है। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमारा सुतका गंडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इसका विस्तार है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ शहर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बात करें हड़प्पा, तो जो हड़प्पा की खुदाई हुई तो वो करवाई थी दयाराम साहनी ने। लेकिन उस समय जो एएसआई थे, एएसआई के जो डीजी थे वो सर जॉन मार्शल हुआ करते थे, तो ये भी नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, और इसकी खुदाई का जो श्रेय है वो आर डी बनर्जी को जाता है। लोथल का श्रेय जाता है एस.आर. राव को। उत्खनन करता जो थे ये एस.आर. राव थे। हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। बात करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। सूती वस्त्र मिले हैं, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि कपास की खेती होती थी। बात करें कांसे की नर्तकी मिली है, यानी एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हुई है जो कांसे की है। विशाल अन्नागार मिले हुए हैं। और इसके अलावा बात करें कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कृत्रिम बंदरगाह मिला है। इसे पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को पत्तन नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से चावल के साँचे प्राप्त हुए हैं। बात करें चन्होदड़ो से मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम वैदिक युग की। वैदिक युग जो है वो कब से कब तक का है, तो बात करें वैदिक युग हमारा है 1500 से 600 ईसा पूर्व, और इसे हम दो भागों में बांट लेते हैं, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। जो पूर्व वैदिक है वो समय मिल जाता है हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। बात करें जो वेदों की रचना हुई है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जो ये प्राचीन 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद जो हमारा है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में कर्मकांड जैसे कि यज्ञ वगैरह की जो बातें की गई हैं वो यजुर्वेद में की गई। सामवेद संबंधित है संगीत से, गीत जो होते थे युद्ध के समय, ऐसे जो गीत होते थे, इन सारे चीज़ों संबंधित जो है वो सामवेद है। अथर्ववेद हमारे सबसे बाद में लिखा गया, जो कि तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं।
कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, तो सूक्त है आपके 1028। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो आपका मिलता है वो तृतीय मंडल में मिलता है, और इसकी जो रचना की है वो विश्वामित्र जी ने की है। ऋग्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मिल जाता है आपका अघन्या, जो कि गायों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, क्योंकि आपका वैदिक युग में गायों की पूजा की जाती थी, तो इनके लिए शब्द प्रयोग होता है अघन्या। इसके अलावा बात करें ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि दासराग का युद्ध है, इसका वर्णन मिलता है, जो कि किसके किसके बीच लड़ा गया, सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। कहाँ पर, परफनी नदी के तट पर, और परफनी नदी जो है इसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जान लेते हैं। उपनिषद की बात करें, उपनिषद में कठोपनिषद है, इसमें यम नचिकेता संवाद के बारे में जानकारी मिलती है, और हमारा जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बात करें इनके पिता, तो इनके पिता का नाम था सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन किया था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बात करें इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा है, यशोधरा इनकी पत्नी थी। आगे बात करें, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था, और जो गृह त्याग की घटना थी वो कहलाई थी महानिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग किया था, और जो घटना थी वो कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो बात करें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। कौन सा वृक्ष था, तो वो पीपल वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और जो वो उपदेश कहलाता है वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लेता है। इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई, कुशीनगर के कुशीनारा में। और इनकी जो मृत्यु की घटना कहलाती है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं, कहाँ पर हुई, किसके समय में हुई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी इनसे भी पूछ लेता है। तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली जो हुई थी वो आपकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखिए ये पहली और दूसरी आपकी आसानी से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि 483 ईसा पूर्व के 100 साल बाद ही हुई 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और शासक उस समय हुआ करते थे अजातशत्रु। इसके बाद बात करें दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो आपकी हुई 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, वैशाली में, और उसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वकामी थे, और उस समय शासक हुआ करते थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई वो 247 ईसा पूर्व में हुई, और ये काल जो है ये अशोक से संबंधित है। तो इसमें इस समय शासक कौन थे, अशोक हुआ करते थे, और पाटलिपुत्र में हुई थी ये, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस थे। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति हुई ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, और ये कहाँ पर हुई, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो वसुमित्र थे, और उस समय शासक थे कनिष्क। इसके अलावा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक वो कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए जैन की बात कर लें, तो जैन में जो आपसे पूछ लेता है पहले जैन तीर्थंकर, तो जो पहले जैन तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 23वें, तो वो हैं पार्श्वनाथ, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 24वें, यानी कि जो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी। बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था,
और माता का नाम त्रिशाला था। इनकी जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था। अभी हमने पीछे देखा था कि बौद्ध धर्म में जो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। वही बात करें वर्तमान महावीर जी की, महावीर स्वामी जो हैं, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया था। देखिए इससे पहले बात करें पत्नी के साथ साथ यहाँ पे पुत्री का भी नाम दिया हुआ है। पुत्री जो थी इनकी ये प्रियदर्शना थी। तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था और इसके बाद 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के बाद प्राप्त हुई थी और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। बात करें कौन सा वृक्ष था, तो वो था साल का वृक्ष। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुई थी और साल वृक्ष के नीचे। किस ग्राम के समीप? जंबिक ग्राम के समीप। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। जिन यानी कि विजेता और निर्ग्रंथ कहलाए। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए, जो कि अर्धमागधी में है। इनके जो पहले अनुयायी हैं वो आपके हैं जामाली। जामाली इनके दामाद थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की उम्र में हुई। कहाँ पर हुई? पावापुरी, बिहार में। बात करें जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया। जो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर जो थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे और जो श्वेतांबर हुआ करते थे ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। आगे बात करें मौर्यों से पहले भी जो है, अब आगे हम मौर्य वंश की बात करेंगे, तो उससे पहले जो है मगध पर 3 प्रमुख राजवंशों का शासन था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। बात करें हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया। इसके बाद बात करें शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। और शिशुनाग वंश के बाद जो जिस वंश की स्थापना हुई उसे नंद वंश कहा जाता है और इसकी स्थापना करी थी महापद्मनंद ने। बात करें एक आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। इन्हीं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं मौर्य वंश में। मौर्य वंश में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि बहुत ही महान शासक हुए हैं। इनकी सहायता की थी चाणक्य ने, तब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनका जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। चाणक्य के अन्य नाम मिल जाते हैं जैसे कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। इनकी जो रचना है वो अर्थशास्त्र है चाणक्य की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। और जो सेल्यूकस का राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 297 ईसा पूर्व में। इन्होंने खुद से अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना पद्धति के द्वारा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये ऊपर गए थे गुफा पर और वहां पर इन्होंने उपवास पद्धति, जो कि संलेखना पद्धति होती है जैन धर्म में, उसके द्वारा प्राण त्याग दिए थे। आगे बात करें इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इनके पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये उसका पुत्र था जो कि मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो बिंदुसार को जाना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मिल जाता है, सीरिया के शासक एंटियोकस जो थे, इन्होंने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डाइमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे बात करें मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाता है अशोक, जिन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के बाद इनके भाइयों में आपस में काफ़ी युद्ध हुए। कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा, उसके बाद ये गद्दी पर बैठे। तो 273 ईस्वी से ईसा पूर्व से चल रहा था, लेकिन जो इनका राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ।
बात करें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनका नाम अशोक कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो इनके कुछ अभिलेख हैं जैसे कि मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेख जो हैं वहाँ पे इनका नाम अशोक मिलता है। इनकी कुछ उपाधियाँ हैं जैसे कि देवानामपी और देवानामपियदसी, यानी कि देवों के प्रिय, ये इनकी उपाधियाँ हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है कलिंग युद्ध इनसे संबंधित है, जो कि इन्होंने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा और इसी के बाद से इन्होंने पूरी तरीके से युद्ध वगैरह त्याग दिए थे। इन्होंने इतना नरसंहार देखा था कि उसके बाद युद्ध को त्याग दिया था। उपगुप्त ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनके जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व अरामेइक लिपि में मिलते हैं। बात करें जो इनके शिलालेख हैं वो सबसे पहले सर्वप्रथम किसने पढ़े, तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़े। इनके कुल 14 शिलालेख हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्तंभ शिलालेख वगैरह भी, लघु शिलालेख मिल जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके बड़े शिलालेख हैं कुल 14 शिलालेख हैं। कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है कौशाम्बी अभिलेख जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो है इसे रानी का अभिलेख भी जाना जाता है। इसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहा वो बृहदत्त रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। आगे बात करें, आगे आ जाता है हमारा गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में जो सबसे महान शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन इससे पहले बात करें कि स्थापना किसने की, तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। और गुप्त साम्राज्य को ही, जो गुप्त वंश था, इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो ये गुप्त वंश के प्रथम महान शासक थे। इनकी उपाधि की बात करें तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल के समय से ही गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है, जो कि 319 ईस्वी है। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इनके एक दरबारी कवि थे हरिशेन। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी। आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के टाइम पे चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की। इनकी उपाधियों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इन्होंने शकों को हराया था तो इसलिए इन्हें शक विजेता भी कहा जाता है। कुमारगुप्त से संबंधित जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बाद बात करें स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से आपका आ जाता है होड़ों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था, तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। इसके अलावा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो वो भी स्कंदगुप्त ने करवाया था। फिर आपका आ जाता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। आगे बात कर लेते हैं। देखिए नवरत्नों की जो परंपरा है ये मुगल काल में नहीं आई, नवरत्नों की परंपरा पहले से भी थी। तो ये जो नवरत्न हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं। बात करें कालिदास हो गए, वारामिहिर हो गए, छपड़क हो गए, घटकपर हो गए, धन्वंतरी हो गए, अमर सिंह हो गए, वर्रुचि हो गए, विताल भट्ट हो गए और शंकु हो गए। जिनमें से बात करें कालिदास, तो ये महान साहित्यकार थे, ये महान साहित्यकार थे। बात करें धन्वंतरी से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके चिकित्सक जो थे, महान चिकित्सक धन्वंतरी, किसके शासनकाल से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसका क्या नाम था, तो वो था दिनार, और जो रजत मुद्रा यानी कि चांदी की मुद्रा चलती थी उसे रूपक कहा जाता था। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बात करें हर्षवर्धन से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। जैसे कि बात करें वर्धन वंश का महान शासक हुआ ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना तो की थी प्रभाकर वर्धन ने, लेकिन जो इस वंश का महान शासक हुआ वो हुआ हर्षवर्धन। जब से ये गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी से, तो इन्होंने हर्ष संवत प्रारंभ किया। इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि किसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करी, तो वो हर्षवर्धन ही थे जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। इसके अलावा बात करें हर्षचरित एक रचना मिल जाती है, तो इसके रचयिता कौन है, तो ये इन्हीं के दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
हर्षवर्धन ने खुद भी कुछ रचनाएं की, जिनके नाम आपके सामने देख सकते हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। जब हर्षवर्धन बहुत ही एक विशाल क्षेत्र में अपना राज्य कर रहे थे, तो ये दक्षिण साम्राज्य की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो इनका युद्ध जो हुआ था वो पुलिकेशन द्वितीय से हुआ था, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और जो दक्षिण साम्राज्य विस्तार के समय युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लेता है कि दक्षिण साम्राज्य विस्तार के समय जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था और किसकी जीत हुई थी। तो पुलिकेशन द्वितीय से युद्ध हुआ था और पुलिकेशन द्वितीय ही जीते थे, और ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। बात करें इन्हीं के टाइम पे, ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था, उसने भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग जब भारत आया तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा छठा जो महामोच परिषद हुआ उसमें भी ह्वेनसांग ने भाग लिया था। इसने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सीयूकी कहा जाता है, सीयूकी कहा जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। इसके अलावा एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं, तो चाहे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये मैराथन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।